आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग क्लासेस पर। मैं हूं आपका दोस्त रोशन उसराठे। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेटेड एयर, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी इन ह्यूमन बॉडी इन माइन कंडीशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड हम लोग उसे मेज़र करने का तरीका देखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। साथ ही साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेट बल्ब टेम्परेचर। माइंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सब पढ़ते हैं बट एक्चुअल इसमें सब कंफ्यूज होते हैं, ये क्लियर नहीं होता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको वेट बल्ब टेम्परेचर को बहुत ही आसानी से एलेबोरेट तरीके से आपको समझा सकूं, और साथ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी के हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मेरे सारे लेक्चर्स में उन्हीं लेक्चर्स को पिक करता हूँ जिससे हर एक एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन आते ही आते हैं। या तो आपका कोल इंडिया का एमटी हो गया, गेट का हो गया, माइनिंग सरदार, ओवरमैन। तो मैंने कोशिश किया कि आप इसे आसानी से कॉन्सेप्ट समझें और इसका न्यूमेरिकल बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोगों को कुछ फंडामेंटल टर्म्स समझने होंगे। चलिए उस पर ध्यान देते हैं। पहला है व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। मतलब कि वायु में कितना वाष्प मौजूद है, ये आपका होगा ह्यूमिडिटी। और फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर समझने से पहले हम लोग एक टर्म समझते हैं, सैचुरेशन क्या होता है। सैचुरेशन क्या होता है, आप लोग एक ये समझिए कि एक कोई भी चीज़ होता है उसकी एक फिक्स कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक कार है 5 सीटर, तो उस कार में सिर्फ हम लोग 5 लोग ही बैठ सकते हैं। वैसे हम इंडियंस हैं तो उसमें 5 6 7 भी हो जाते हैं, बट उस कंडीशन पे नहीं जाना है आपको। ये मान लीजिए आप 5 है ही आएगा। क्या उस कार पे 100 लोग बैठ सकते हैं? नहीं। सो उस कार की एक लिमिट होगी। अगर वो 5 व्यक्ति उस कार पे बैठ गए, सो दैट इज़ इट्स सैचुरेशन स्टेट। सिमिलरली हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर है उस पर एक कैपेसिटी होती है एयर पे मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करने की। सपोज मान लीजिए आपका एटमॉस्फेरिक एयर पे 1 क्यूबिक मीटर पे 10 ग्राम ही मॉइस्चर वो ऑब्जॉर्व कर सकता है। अगर वो 10 ग्राम मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर लिया तो उसके बाद वो अगर 11 ग्राम है तो वो 1 ग्राम वो ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। सिमिलरली एक कार में अगर 5 लोग बैठ चुके तो उसके बाद क्या आप 100 बैठ पाएंगे? नहीं। सो वो एक कंडीशन कहला जाता है आपका सैचुरेशन, और वैसा एयर कहला जाता है सैचुरेटेड एयर। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? देखिए, रिलेटिव एक टर्म आया। रिलेटिव का मीन्स है ये किसी एक स्टैंडर्ड से आपका कंपैरिजन कर रहा है। मीन्स एक एयर पे कितनी ह्यूमिडिटी है, एक स्टैंडर्ड तरीके से, स्टैंडर्ड वे पे उससे कंपैरिजन कर। आप देखिए, एटमॉस्फेरिक एयर कभी भी कंप्लीटली ड्राई नहीं होता। ऑलमोस्ट एवरी टाइम वो उस पर कुछ ना कुछ ह्यूमिडिटी मौजूद होती ही है। 100% वो ड्राई नहीं हो सकता। सो आप कंपैरिजन करिए। आप ये समझिए कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर ले रहा हूँ, जिसमें मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है 10 ग्राम 10 ग्राम्स वाटर वेपर ऑब्जॉर्व करने का। सपोज मान लीजिए अगर वो 10 ग्राम ऑलरेडी उस पे है, उस एयर पे 1 क्यूबिक मीटर एयर पे 10 ग्राम मॉइस्चर वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, अवेलेबल है, तो वो क्या कहला जाएगा? वो 100% आपका कहला जाएगा। 100% आपका हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी। बट सपोज करिए 10 ग्राम उसकी कैपेसिटी है, उसमें सिर्फ 5 ग्राम आपका वाटर वेपर अवेलेबल है, तो उसका कितना हो जाएगा आपका? 50%। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हुआ? वाटर वेपर पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पे एंड वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेटेड 1 क्यूबिक मीटर एयर। तो क्या हो जाएगा? जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि 100 ग्राम उस पर एक्चुअल होना चाहिए और वहाँ पे 100 है, तो ये हो जाएगा आपका 100%। और सपोज अगर ये 5 होता है यहाँ पे तो वो हो जाता 50%। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक स्टैंडर्ड पे कितना होना चाहिए से कितना है, ये आपका कहला जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ रहे हैं, पर इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि इसका इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, माइंड वर्किंग पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या होगा, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, जब हम लोग काम करते हैं, तो जब हम काम करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलेगा, वी गेट स्वेट। जब हमारे शरीर से स्वेटिंग होगी, देन वो जो एक स्वेट है वो क्या है? वो वाटर है। तो एक वाटर का फॉर्म है, वाटर से क्या होगा? वो वाटर वेपर पे कन्वर्ट होगा। जब वो वाटर वेपर पे कन्वर्ट होगा, जो माइन एयर है, अगर वो सैचुरेटेड है,
कहने का मतलब माइन एयर की भी एक कैपेसिटी होगी कि उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट वाटर वेपर जा सकता है। सो वाटर वेपर कहाँ से निकला? हमारे बॉडी से निकला। अगर माइन एयर आपकी ड्राई है तो उसमें आराम से आपका वो पानी जो पसीना है वो उस पर एज ए वाटर वेपर चला जाएगा। ठीक है, पहला केस आप ये लीजिए, चला गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दूसरा कंडीशन ये लीजिए, जब ऑलरेडी आपके माइन एयर पे ऑलरेडी वाटर वेपर मौजूद है, वो एक सेचुरेशन के स्टेट पे आ गया, तो अब आपका जो वाटर वेपर शरीर से निकल रहा है, पसीना जो निकल रहा है, क्या वो उस माइन एयर पे जा पाएगा? नहीं। अगर वो तब तक जाएगा जब तक वो सेचुरेशन के स्टेज पे नहीं आ जाता, और अगर वो सेचुरेशन के स्टेज पे आ गया तो आपका बॉडी का जो पसीना है वो सूखेगा नहीं। सिंपल सी लेमन लैंग्वेज में हम लोग कहें तो वो ड्राई नहीं होगा। और वो ड्राई नहीं होगा तो क्या होगा? आपके जो पोर्स हैं बॉडी पे, जो आपको टेम्परेचर आपका बैलेंस करता है, हम लोग काम करते हैं, हमारा टेम्परेचर हाई अप होता है। हाई अप होता है तो बॉडी की मैकेनिज्म है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो पसीना निकलता है, इट्स गेट स्वेट। सो वो अगर स्वेट अगर वो एटमॉस्फेरिक एयर पे नहीं गया, माइन एयर पे नहीं गया, तो वो पोर्स को ब्लॉक कर देगा। और अगेन अगर पोर्स ब्लॉक हुआ मीन्स स्वेटिंग नहीं होगी। स्वेटिंग नहीं होगी तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो हमको वर्किंग करने में डिस्कम्फर्ट होगा। सो इसीलिए आपको माइन एयर को आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसका कम रखना है, 100 नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को ये पढ़ने की ज़रूरत है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इफ़ेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे क्या है। माइन पे आप लोगों को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को ह्यूमिडिटी मेज़र कैसे करना है। तो ह्यूमिडिटी मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग हैग्रोमीटर कहते हैं। जनरली हमारे माइंस पे जो हैग्रोमीटर यूज़ होता है वो वेरलिंग हैग्रोमीटर होता है। सो आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये आपका वेरलिंग हैग्रोमीटर का है। इसके मदद से आप लोग ह्यूमिडिटी मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए ये इंस्ट्रूमेंट में होता क्या है। ये इंस्ट्रूमेंट में कुछ नहीं है, आपको ये जो एक पहला आपको जो ये थर्मामीटर दिख रहा है और ये दूसरा थर्मामीटर है, इस पे क्या होता है, ये जो पहला थर्मामीटर ये नॉर्मल थर्मामीटर लगा हुआ है जिस पे नॉर्मल आपको एटमॉस्फेरिक एयर का रीडिंग मिल जाएगा, टेम्परेचर आप मेज़र कर सकेंगे। उस टेम्परेचर को कहा जाता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, DBT। एंड दूसरा जो थर्मामीटर लगा है इसमें थोड़ा सा एक मेज़र है कि इसके सामने आप जो ये देख सकते हैं यहाँ पे वाटर होता है, ये आप इस पे वाटर होता है और ये इससे कनेक्टेड होता है दूसरे वाले थर्मामीटर से, इस वाले थर्मामीटर से। सो क्या होता है, ये थर्मामीटर इस वाटर बॉडी से कनेक्ट है, इस पे वाटर डाला जाता है, इसके अंदर कॉटन होगा और सम क्लोथ होगा जो इसे ड्राई, जो इसे वेट करके रखे इस थर्मामीटर पे। तो इसके मदद से हम लोग इसका टेम्परेचर रीडिंग लेते हैं। तो देखिए होता क्या है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, माइन में आप जब जाएंगे तो सबसे पहले आपको इस थर्मामीटर को देखना है, इससे आपको DBT का टेम्परेचर मिल जाएगा, इससे WBT का। आप इसमें पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद ये जो व्हीरलिंग है इसे घुमाएंगे। इसे कितना घुमाना है आपको, 200 RPM पे। 200 RPM मतलब 1 मिनट पे आपको इसे 200 बार आपको इसे घुमाना पड़ेगा। तो आप जब घुमा लेंगे तो उसके बाद आपको टेम्परेचर देखना है इस वाले थर्मामीटर का, इसमें कितना टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हो जाएगा आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर। देन आपको इसके बाद इसका टेम्परेचर देखना है दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले में टेम्परेचर पे रीडिंग आएगा, वो डिफरेंस होगा। तो उस डिफरेंस पे जो है इससे ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है इससे ये WBT का टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा। सो ये जो टेम्परेचर डिनोट होगा ये कहलाएगा WBT। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वेव बल्ब टेम्परेचर में टेम्परेचर क्यों डिफर आया ड्राई बल्ब टेम्परेचर के कंपैरिजन में। देखिए आप एक चीज़ हमेशा जानिए, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। जब भी इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस मतलब जब एक वाटर बॉडी वेपर पे कन्वर्ट होता है तो वो होता है आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वाष्पीकरण कहते हैं जिसे, पानी की बूंदें जो वाष्प पे बन जाती हैं। सो वाटर वेपर जब भी कन्वर्ट होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, तो वो हमेशा कूलिंग करता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इस पे हो क्या रहा है। एक ये आपका टेम्परेचर है जिस पे आपको ड्राई बल्ब मिल रहा है, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक का
आपको टेम्परेचर शो करेगा। और जो ये दूसरा आप देख रहे हैं थर्मामीटर जिसके सामने पे वाटर कनेक्टेड है, वाटर का एक मीडियम कनेक्ट है, जब हम लोग इसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, रोटेशन के कारण क्या हुआ, एयर हुआ। आप सिंपल आप अपने घरों पे देखिए, कपड़े क्यों सूखते हैं, कपड़े इसलिए सूखते हैं कि एक तो आपको सोलर एनर्जी मिली जो उससे सूखा, दूसरा क्या होता है जब एयर चलती है, हवाएं चलती हैं तो आप देखना आपके कपड़े आराम से सूख जाएंगे, जैसे आपके पंखे पे। क्यों सूखेगा, क्योंकि एयर के कारण उनमें इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। सो जब आपने इसे रोटेट किया, ये व्हिर्लिंग हाइग्रोमीटर है, आपने इसे रोटेट किया, रोटेट हुआ मतलब एक एयर पे सर्टेन एक गति आई, एक वेलोसिटी आई, एक स्पीड आया। सो उसके कारण इवेपोरेशन का प्रोसेस हुआ। इवेपोरेशन का प्रोसेस हुआ मतलब यहाँ पे जो वाटर था वो वाटर वेपर पे कन्वर्ट हुआ और वाटर वेपर आपके माइन एयर पे गया, माइन एयर पे गया। अगर आपका माइन एयर ड्राई है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका मॉइस्चर माइन एयर पे जाएगा। माइन एयर पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर गया, इसका मतलब आपका माइन एयर क्या है, ड्राई है। और अगर मान लीजिए इससे क्या होगा, ज़्यादा ड्राई है, ज़्यादा एयर चला गया तो ज़्यादा जब वाटर वेपर जाएगा तो ज़्यादा कूलिंग होगा, ज़्यादा कूलिंग होगा तो आपका वेट बल्ब का टेम्परेचर ड्राई बल्ब से ज़्यादा कम आएगा। और अगर मान लीजिए आपका माइन एयर सैचुरेटेड है, माइन एयर में मोर वाटर वेपर नहीं जा सकता, अब वो अपनी कंप्लीटली कैपेसिटी पे जा चुका, तो क्या होगा, आपका जो ये टेम्परेचर है, जो आपका वाटर वेपर है, आपके रोटेट करने से माइन एयर पे नहीं जाएगा। नहीं गया मतलब आपका एयर जब गया ही नहीं तो कूलिंग हुआ नहीं, कूलिंग नहीं हुआ तो आपके वेट बल्ब टेम्परेचर मतलब इस वाले थर्मामीटर पे रीडिंग कोई चेंज नहीं आएगी। इस तरह से वेट बल्ब टेम्परेचर का आपका रीडिंग चेंज होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुतों को समझ में नहीं आता है। प्लीज़ इसे ध्यान से समझें। चलिए अब हम देखते हैं कि हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करना है तो हम लोगों ने देखा कि वेरिंग थर्मोमीटर से हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अब दूसरा फैक्टर आपका आता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है। अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो आपको इस फार्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर बिटवीन 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस है तो आपको इस फार्मूला को उपयोग करना होगा। और अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर 20 से भी कम है तो आपको ये वाले फार्मूला का उपयोग करना होगा। इसमें क्या है, ये जो आप देख रहे हैं 7, 8, 9, ये फैक्टर आपका अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वेरी करता रहता है। इस फार्मूले की मदद से आप आसानी से रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल आपका वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, लाइक गेट हो गया, आपका कोल इंडिया का एमटी माइनिंग हो गया या ओवरमैन सरदार, इनमें भी ये न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए न्यूमेरिकल बनाते हैं। न्यूमेरिकल पे आपको दिया हुआ है ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस और वेट बल्ब टेम्परेचर है आपका 27 डिग्री सेल्सियस। हमको कैलकुलेट करना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले बनाते समय सबसे पहले आपको देखना है ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है। ठीक है, आपको देखना क्या है, 25 से ऊपर है या 20 से 25 के बीच है या लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप ये देख लेंगे तो मैंने आपको फार्मूला बताया है तो आपको वो पर्टिकुलर फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोर देन 25 के लिए आपका फार्मूला ये हो गया। आप इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए 100 - 7 इंटू ड्राई बल्ब माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब आपको कितना है 28 माइनस हो गया 27, ये हो जाएगा 1 और ये 100 - 7 इंटू 1 हो जाएगा 7, 100 - 7 हो जाएगा आपका 93। तो इस तरह से आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गया 93%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुतों को समझ में नहीं आता, खास तौर पे वेट बल्ब एंड आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे निकालते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विथ माइनिंग क्लासेस। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइनिंग क्लासेस फॉर फर्दर मोर अपडेट। थैंक यू।